नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे हल के प्रबलन के सिद्धांत को। अगर इनकी बात करें तो इसके अन्य कई नाम हैं, जैसे आप कह सकते हैं इसे दोलन न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं, आप इसको प्रणोद का सिद्धांत भी कह सकते हैं, पुनर्बलन का भी सिद्धांत कह सकते हैं। तो इसका जो आधारभूत तत्व है उसका और इस पूरे सिद्धांत का जो आपकी संरचना है सिद्धांत की, उसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। इसको जानने के लिए हमको जो हल महोदय हैं उनके जीवन को भी थोड़ा जानने की आवश्यकता है। जीवन में उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था। बाल्यकाल में ही, जैसे उनके पिताजी थे, बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया और बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, तो श्रम करना पड़ता था। तो फिर बहुत ही छोटे थे हल महोदय, 3-4 साल के थे, तो अपने भाई के साथ उनको खेतों में श्रम करना पड़ता था। बहुत ही अभावपूर्ण जीवन जो जीना पड़ा। वहीं उनके इस सिद्धांत का आधार था अभाव। आपके भी जीवन में, हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता, उसको कुछ न कुछ किसी क्षेत्र में उसको अभाव का सामना करना पड़ता है। तो उसी अभाव को आधार बनाकर सीखने का सिद्धांत यहाँ पे हल महोदय ने दिया। उनका यह कहना था कि धीरे धीरे जैसे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब आवश्यकताओं में कमी होने लगती है, हम सीखने लगते हैं। यहाँ पे आवश्यकताओं में कमी को उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको पहले उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा उद्दीपक एक निराधार तो नहीं, लेकिन एक अपूर्ण प्रक्रिया है जब तक सही रूप से उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जिस प्रकार से जब हम क्रिया को करने के बाद एक संतुष्टि का अनुभव करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वही सीखना सार्थक होता है। ये हल महोदय का मानना था। उन्होंने यही इसके साथ साथ न सिर्फ आपका जो मनोवैज्ञानिक तत्व था सीखने का, और जो प्रतिक्रिया करते जैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, तो सिर्फ न मनोवैज्ञानिक न पूर्णतः शारीरिक, उन्होंने शारीरिक चीज़ों का भी यहाँ पे मध्यस्थ चर के रूप में प्रयोग किया। जैसे कहते हैं आदत और मतलब आवश्यकता या अभाव से जो आपके अंदर उत्तेजना होती है, जो न्यूरॉन्स प्रतिक्रिया करते हैं, उन सब की भी यहाँ पर बात की है। अब हम इस सिद्धांत को विस्तृत रूप से यहाँ पर सीखने का या समझने का प्रयास करेंगे। अगर आधार देखें हल के सिद्धांत का, तो वह आधार है व्यक्ति के जीवन का या बालक के जीवन का अभाव और उससे उत्पन्न उसकी आवश्यकता, जो कि एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। और जब उसको पुनर्बलन के रूप में उसको दिया जाता है उसको, तो वो जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं कम होने लगती है, उसका सीखना होने लगता है, और ये सीखना एक सार्थक सीखने के रूप में माना जा सकता है। तो हल का जो सिद्धांत था, पहले अगर हम इसकी बात करें तो व्यक्ति का जो सीखने का आधार है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई अभाव है। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसको ज्ञान का अभाव है, वर्णों का अभाव है उसके जीवन में, मतलब वो भाषा नहीं सीखा है, गणित नहीं सीखा है, और ऐसे हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में अभाव है। उस अभाव से जो उसकी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, उन आवश्यकताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती है, या एक सक्रिय प्रेरणा का जब रूप ले लें, क्योंकि आवश्यकताएं सबकी है, अभाव सबको है, लेकिन सब कोई उसको पूर्ण करने का प्रयास नहीं करता। जब यह आपकी आवश्यकता एक सक्रिय प्रेरणा का रूप ले लेती है, तो इससे एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यहाँ पर उत्पन्न होता है कि हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यवहार करेंगे। इसको आप चालकता भी कह सकते हैं। हल के अगर की पॉइंट्स के रूप में देखें तो इन्होंने चालकता का भी प्रयोग किया है। और यही जो आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, यह क्या करता है, आपकी अभाव की पूर्ति, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रबलन का कार्य करता है या पुनर्बलन का कार्य करता है। कुल मिलाजुला के हल का सीखने का सिद्धांत कहीं न कहीं व्यक्ति की आवश्यकताओं और अभावों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो सीखने का है, उसमें उन्होंने मध्यस्थ चरों की भी बात की। उन मध्यस्थ चरों में अगर हम देखें तो कई मनोवैज्ञानिकों जिनका उन्होंने अध्ययन किया, जैसे थांडाइक का, स्किनर का, या आप कह सकते हैं कि पावलोव का, या आप कह सकते हैं कि वॉटसन का, मुख्य रूप से उन्होंने वॉटसन का भी बहुत, जो उनकी बुक्स थी या जो भी चीज़ें थी, उसका भी प्रभाव उनके अध्ययन पे देखा जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि जब उद्दीपक और जो अनुक्रिया होती है, सिर्फ यही आपका सीखने का प्रोसेस नहीं है कि आप एक जैसे विकृत मानसिकता उन्होंने माना कि सिर्फ आप जैसे कि किसी को लालच दे रहे हो और सिखा रहे हो। इससे बेटर है उसको सीखने के लिए प्रेरित करो और बाद में पुनर्बलन दो, तो वो धीरे धीरे जब उसकी आवश्यकताएं कम होने लगेंगी, वो सीखने लगेगा। तो इसमें मध्यस्थ चर में यहाँ पर आदत है। आदत मतलब आपको पता है, कोई कार्य अगर हम बार बार कर जाते हैं तो हमारा उस पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो हमारी हैबिट बन जाता है। मतलब वो हमारा रूटीन बन जाता है, हैबिट बन जाता है, हम उस चीज़ को करते रहते हैं। तो जो मध्यस्थ चर है आदत,
उसका संयोग किससे होता है? उद्दीपक के चिन्ह से, या जो उद्दीपक से प्रणोद या तनाव, मतलब हमको उसको प्राप्त करना है, स्ट्रेस्ड है या उत्तेजित है, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, हमको उसको प्राप्त करना है, वह चिन्ह और जो गामक न्यूरॉन्स की अभिमुखता है, मतलब जो आपकी साइकोलॉजिकल और फिजियो साइकोलॉजिकल प्रोसेस में आपकी, मतलब उसको करने के लिए जो आपके न्यूरॉन्स गतिशील होते हैं, उनका संयोग होता है, तब जो प्रतिक्रिया होती है, इसका संगठन ही यहाँ पर सीखना उन्होंने माना है। मतलब अगर संयुक्त रूप से देखें, एस, स्मॉल एस, कैपिटल एच, आर, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन और आपका रिस्पॉन्स, ये पूरा प्रोसेस उनका क्या है? एक सही सीखने का समीकरण उन्होंने दिया हल के अनुरूप। उनका ये मानना था कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो जो हम विशेष व्यवहार करते हैं, जब हमारे कुछ अभाव है, उनके प्रति हमको महसूस होता है कि हमें इस आवश्यकता अभाव को हटाना है, हमारी आवश्यकता है उसको पूर्ति करना है, तो जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष व्यवहार किया जाता है, वही आपका सीखना है हल के अनुसार। इन्होंने इसको 3 भागों में मुख्यतः, मतलब 3 सिद्धांतों में बांटा। सब इसको एक प्रबलन ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको विश्लेषण करने का प्रयास किया है कि जो 3 उन्होंने सिद्धांत इसको बांटे हैं, उसकी बात करें तो पहला अगर देखें आपका गणितीय निगमनात्मक आपका अधिगम। गणितीय निगमनात्मक में क्या, निगमन विधि में क्या होता है कि हमको पता होता है कि हमको क्या रिजल्ट ले आना है, मीन्स हम सिद्धांत से चलते हैं और आप लास्ट में एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्लियर आउट करते हैं। मतलब फिक्स जो उसमें, वो उन्होंने कहा कि जो गणितीय निगमनात्मक, इसको गणित के पर्पस में न ले, व्यवहार के पर्पस में ले, तो जो आपकी सटीक मात्रा होनी चाहिए सीखने की, और सटीकता जो उन्होंने कहा कि मतलब व्यवहार जो है उसको मेजर करने का सटीक आपका तरीका जो है, जो ये समीकरण आपको देता है, उसकी बात की। इसलिए इनके सिद्धांत को यहाँ पर गणितीय निगमनात्मक रूप में देखा जा सकता है। दूसरा इनका दोलन न्यूनता। दोलन क्या है? ड्राइव आपकी, मतलब आपकी आवश्यकता को न्यूनता मतलब कम करना। कम कैसे करेंगे? पुनर्बलन के द्वारा। जैसे जैसे आपको पुनर्बलन मिलेगा, आपके जो ड्राइव है वो कम होगी। जैसे आप भूखे हैं तो आपको खाना दिया जाएगा, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, ड्राइव कम होगा, तो बच्चा सीखेगा। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य प्रवणता प्रभाव, इसमें आपका ग्रेडियंट इफेक्ट की बात इन्होंने की है। इसमें उच्चतम जो परिमार्जन होता है व्यक्ति का, वो पुनर्बलन के द्वारा इसमें भी आप कर सकते हैं कि जो व्यक्ति का उन अभावों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उच्चतम अनुकूलित व्यवहार होता है, वही सीखना होता है। उसके मध्यस्तर भी आपने देखे कि उसमें आदत, प्रणोद या उत्तेजना और आपके जो न्यूरॉन्स हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके सिद्धांत में प्रबलन और उद्दीपक संकेतक के रूप में आवश्यक होता है। जैसे कि और सिद्धांतों में स्टिमुलस को, उद्दीपक को बहुत महत्व दिया गया। चाहे पावलोव का सिद्धांत देखें आप, चाहे थर्नडाइक का सिद्धांत देखें, तो उसमें क्या स्टिमुलस दिखाते हैं उनको, स्टिमुलस के थ्रू क्या करता है, वो अपनी चीज़ों को मतलब सीखने में परिवर्तित कर देता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो उद्दीपक है, उद्दीपक के संकेतक के रूप में प्रबलन आवश्यक ज़्यादा होता है। मतलब आपको पुनर्बलन को उद्दीपक के जगह प्रयोग करना चाहिए, और वह ज़्यादा ही बेटर और व्यवहारिक सीखना होता है। जब बच्चे को आप उद्दीपक का संकेत दीजिए कि हाँ, अगर तुमने ज़्यादा मार्क्स लाए तुमको कुछ तो भाई मिलेगा, तो वो उसकी आवश्यकता है कि हो सकता है मुझे, मेरे पास पेन नहीं है, पेन मिले, पेंसिल मिले, तो क्या करता है, वो उस चीज़ को करता है और अपनी क्षमताओं, अपनी आदतों, अपनी गति से जितनी भी क्षमता है उसकी, उससे करता है, न कि लालच में आके करता है। तब वह क्या होता है, वह सफल होता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए हल महोदय ने क्या कहा कि प्रबलन उद्दीपक संकेतक के रूप में आवश्यक होता है। इसलिए हमको उद्दीपक के स्थान पर पुनर्बलन का यूज ज्यादा बेटर होता है। पुनर्बलन में 2 आपके प्रकार के होते हैं। धनात्मक ऋणात्मक तो आप जानते हैं। एक तो होता है जो प्रत्यक्ष आपका होता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष। इसकी बात भी हम विस्तृत रूप से पुनर्बलन के सिद्धांत में कर चुके हैं। डायरेक्टली आपको अगर पता चले कि क्या पुनर्बलन मिलेगा उसके उद्दीपक चिन्ह से, और तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इनडायरेक्टली कम इफेक्टिव होता है, बट हाँ, अगर दोबारा उस क्रिया को करनी है और आप कोई मतलब इनडायरेक्ट प्रबलन भी दे रहे हैं, तो उस क्रिया जितना अच्छा आप प्रबलन करेंगे, जितनी ज़्यादा उसकी आवश्यकता को कम कर देंगे, जैसे उसको अभाव है पैसे का, आप जितना ज़्यादा उसको पैसा देंगे मतलब बाद में, उतना ज़्यादा वो अच्छे से क्या करेगा, वो काम करने का प्रयास करेगा। यहाँ दूसरा इन्होंने जो बात कही, तो सामान्यकृत अनुबंधित पुनर्बलन सामान्य अनुबंधित पुनर्बलन से ज़्यादा बेटर होता है। सामान्यकृत मतलब जो हम सब पर लागू कर सके, न कि सामान्य, जैसे आप टॉफी दिखा रहे हो, ठीक है, वो खा ले रहा है, बट उसके लिए उतना ज़्यादा हो सकता है उसको बहुत पसंद है, लेकिन ये सबके लिए टॉफी इफेक्टिव नहीं, सबको नहीं पसंद है, सबके लिए नुकसानदायक है।
उसके मतलब आप कंपल्सरी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक टॉफ़ी ही दे रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा, क्योंकि सब बच्चे को हो सकता है कि सब बच्चे को टॉफ़ी नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, अगर पेंसिल उसकी मूलभूत आवश्यकता मतलब सामान्यकृत सभी बच्चों की आवश्यकता है, उसके पास है भी तो भी वो यूज़ करेगा, तो उस पेंसिल एक सामान्यकृत आप प्रबलक के रूप में यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ कहा। अब इनके स्टेप्स की बात करें सीखने के, तो यहाँ पे इन्होंने 4 भागों में इसको डिवाइड करा, जिसमें आपका पहले भाग में प्रणोद मतलब जो आपकी उत्तेजना है या तनाव है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी बात की। उद्दीपक प्रणोद, प्रोत्साहन मात्रा, कितना आपको प्रोत्साहन मात्रा मतलब आपको एक दिया जाए कि हाँ आपको कितनी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसका आप अगर आकलन कर लें। और पुनर्बलित प्रयासों की संख्या मतलब जितना आपको पुनर्बल मिल रहा है प्रयास करने पर उसकी संख्या, कार्य थकान, इसके द्वारा अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो इसका जो सेकंड स्टेप आएगा उसमें संपूर्ण प्रणोद, प्रोत्साहन और आदर्श शक्ति, जहाँ पे यहाँ पे आदर्श शक्ति आपका मध्यस्थ चर के रूप में लिया गया। इसके बाद आपकी जो प्रभावी प्रतिक्रिया अंतर्शक्ति होगी, उसमें जितनी आपकी संपूर्ण अंतर्शक्ति है उसमें से ऋणात्मक जो नकारात्मक है उसको और जो अवरोध है उसको घटा देंगे, तो आपकी जितनी प्रभावी होगी वो मिल जाएगी। तो प्रभावी प्रतिक्रिया अंतर्शक्ति क्या होगी? प्रतिक्रिया अंतर्शक्ति जो टोटल आपका एनर्जी है उसमें से नकारात्मक और अनुबंधित अवरोधकों को आप हटा देंगे, तब आपकी जो प्रभावित प्रतिक्रिया अंतर्शक्ति है वह आपको पता चल जाएगी। इन सब से क्या होता है? अनुक्रिया प्राचुर, अंतर्हति और विलोपन का विरोध, मतलब वो ये क्या करता है उस बच्चे का कि जो मतलब उस चीज को भूलने नहीं देता, उसका विरोध करता है, बच्चे को सीखने को दृढ़ बनाता है, साथ ही साथ फिर से करने के लिए भी प्रेरित करता है। क्योंकि पुनर्बलन का यह एक गुण भी है कि व्यक्ति को दोबारा उस कार्य को करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। वो बार बार वो अच्छा कर, जैसे अच्छे कार्य के लिए अगर आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कोई बच्चा लगातार आप देखिए कि उसका अटेंडेंस जो है 90% से अबव है और आप कुछ नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे कि 90% आना चाहिए भाई, जो अच्छा बच्चा होगा उसको कुछ न कुछ उसका लाभ मिलेगा, कि मतलब प्रेज करेंगे मौखिक रूप से या कुछ भी, तो एक उसको चिन्ह मिला कि हाँ अच्छी चीज करने पे हो सकता है मुझे शाबाशी ही मिले। और जब वो 90% लाता है तो आप उसको उसके लिए तालियां बजवाते हो या फिर आप उसको कोई गिफ्ट करते हो, ड्राइंग बॉक्स या कुछ, तो वो क्या करता है, वो वापस फिर से कोशिश करता है कि मतलब वो क्रिया करे, और साथ ही साथ उसके सहपाठी भी वही प्रयास करते हैं कि हाँ हमको भी 90% मार्क्स लाने। तो ये बहुत बड़ा योगदान है प्रबलन सिद्धांत का, और हम इसको यूज भी करते हैं। जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसमें जो आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है और जो आपके मेडल्स हैं, आपका ट्रॉफी है, ये सब हमारे पुनर्बलन के रूप में मतलब वस्तु पुनर्बलन के रूप में यूज होते हैं, या मौखिक पुनर्बलन में आप उसको प्रेज करते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, उसको मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये बच्चे के सीखने में क्या करता है, क्योंकि हमारी एक मूलभूत आवश्यकता सम्मान प्राप्ति भी है। जैसे आपने मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा है, तो आपकी शारीरिक फिर ऐसे आपकी मतलब करते करते जब उच्चतम स्तर पे जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि उसका मतलब एक आत्मसम्मान की भी स्तर आता है। उसमें उसको क्या होता है कि अपने सम्मान का बहुत महत्व वो देता है बच्चा। तो जब उसको सम्मान प्राप्ति होती है तो भी वो बहुत बड़े पुनर्बलन का कार्य करती है। तो ये है हल्के प्रबलन का सिद्धांत। और कुल मिला जुलाकर अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई किसी न किसी चीज का उसके पास अभाव होता है। अभाव को पूर्ति करने की वाली वस्तु की उसको आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता जो होती है वो उसको क्या करती है, एक सक्रिय प्रेरणा देती है। उससे वो जो क्रियात्मक व्यवहार करता है और लक्ष्य प्राप्त करता है, उससे और उसका जो उसकी आवश्यकता की जो कमी हो जाती है, मतलब अब उसको उतनी आवश्यकता नहीं उस चीज की, क्योंकि उसने पूर्ति कर ली। तो यही प्रोसेस आपका हल के अनुरूप सीखना होता है।